हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। अक्सर कर हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम राज्य नाम का जो शब्द है वो कई बार सुनते हैं और सोचते हैं राज्य आखिर है क्या, राज्य किसे कहा जा रहा। जनरली अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य क्या है या स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट, तो आपके मन में सीधा सा एक सवाल उठेगा, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे जो राज्य हैं उनके बारे में ही आप सोच पाएंगे। लेकिन दरअसल आज अगर हम इस राज्य के बारे में जो बात कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि राज्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर आपने ये नहीं समझा कि व्हाट इज स्टेट, तो आप पूरी पॉलिटी पढ़ जाएंगे लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पाएंगी। समझ गए ना बात को। तो व्हाट इज स्टेट जान लेते हैं कि स्टेट क्या है, इसके कौन कौन से एलिमेंट है, बिना इन एलिमेंट्स के क्या स्टेट होता है। तो आपने जैसे अगर पुराने समय की मैं बात करूं कि राज्य की अवधारणा जो है वो प्रांतों से देखी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, किसी भी राज्य के लिए आप ऐसे कर सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन वास्तव में अगर इसके हम अर्थ की बात करते हैं तो किसी प्रांत या किसी पर्टिकुलर स्टेट से मतलब नहीं है, ना ही इसका मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश से है और ना ही इसका मतलब मध्य प्रदेश से, ऐसे किसी स्टेट से नहीं है। बल्कि इसका जो मतलब होता है रियल में, वो एक पूरी की पूरी क्या होती है, राजनीतिक संरचना होती है। क्या होती है? राजनीतिक संरचना होती है। उससे इसका मतलब होता है जो सारी की सारी गतिविधियां किसी राज्य में, इसको आप शब्दों में नहीं समझ पाएंगे, इसको थोड़ा सा अपने लॉजिक से समझिए। जैसे हम कहते हैं भारत को अगर देखा जाए तो पूरा एक ही राज्य है, ठीक है ना। ये राज्य संघों, जो राज्यों का संघ है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये पूरा एक राज्य है। इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट है उनको भी अभी आपको हम समझाएंगे। तो पूरा एक तरीके का एक राज्य होता है ये। और अगर जैसे देखा जाए जो भारत है उसकी अगर जो संसद है, ठीक है ना, संसद है, सरकारें हैं जो यहाँ पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, और न्यायपालिका हो गई, ये जितनी भी इकाइयां हैं ये सभी की सभी काम करती हैं किसके अंदर, एक राज्य के अंतर्गत काम करती हैं। और यही पूरी एक संरचना क्रिएट करती हैं राज्य की, कि ये राज्य है। मतलब सरकारें होना चाहिए, वहाँ का संसद का सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर और भी जो नौकरशाही है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि एक राज्य के ये मेन एलिमेंट्स हैं। और भी चीज़ें हैं उनको भी अभी देखेंगे। तो किसी समाज में इस बात की पुष्टि तभी हो पाती है कि कोई समाज कितना सक्षम है और किस तरीके से हम उन चीज़ को पहचान पाएंगे। उनके लिए एक स्वतंत्र रूप से विकसित होना, एक अपने राज्य को या अपने क्षेत्र को एक स्वतंत्र रूप से विकसित करना, एक तरीके की राज्य की यही एक अवधारणा दिखाई देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि राज्य की परिभाषा क्या। कई बार हम देखते हैं कि किसी राज्य में बहुत ही स्थिर राजनीतिक प्रणाली चलती है। जैसे अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर दें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक स्थिर राजनीति चलती रहती है। जैसे कि अगर बात करूँ अभी, जैसे आप फिलहाल में देख रहे हैं फिलिस्तीन हो गया, या फिर मैं बोलूँ कि अफगानिस्तान था उस समय पर, तो इनमें क्या है, राजनीतिक व्यवस्था जो हमेशा क्या होती है, चरमराई रहती है, हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो एक विकास की अवधारणा जो होती है वो राज्य को लेकर ही होती है। अब हम देखेंगे कि राज्य के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो, राज्य अगर आपको थोड़ा सा समझ में आए इस चीज़ों को, देखिए राज्य को अगर साधारण शब्दों में देखेंगे तो यह विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि को सूचित करने में किया जाता है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ केवल किसी राज्य से ना होकर बल्कि समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। जैसे भारत की सरकार हो गई, संसद हो गई, न्यायपालिका हो गई, या राज्यों की सरकार हो गई, सभी तरह के नौकरशाही से जुड़े अधिकारी पद आदि समग्र संरचना राज्य कहलाती है। सभी चीजें क्या कहलाती हैं, राज्य कहलाती हैं। राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको देख लेते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है और समझनी भी है। भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई, सरकार हो गई और संप्रभुता हो गई। अगर ये चारों चीज़ें नहीं है, ये कोई वैकल्पिक नहीं है कि एक कोई चीज़ हट जाएगी तो भी वो राज्य रहेगा। एक राज्य के लिए, एक विकसित राज्य के लिए, एक विकासशील राज्य के लिए ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत हैं। ये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अब जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं भूभाग की, ठीक है ना, तो भूभाग एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, कहते नहीं है हर राज्य की सीमाएं अलग अलग हैं।
अगर आप मतलब राज्य के अंदर, जैसे भारत की अगर मैं बात करूं, तो अगर यहाँ पर सीमाएं हैं तो चाइना की हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की हैं और यहाँ पर अगर भारत की है, तो इनकी जो अंदर का एक भौगोलिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक राज्य होने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जहाँ पर ये अपनी सभी राजनीतिक क्रियाएं कर सकें। ठीक है ना, सभी अपने कार्यों को ये कर सकें। संपूर्ण क्षेत्रफल पर, जितना भी इनका क्षेत्रफल है उस पर इनका ही अधिकार हो, इनका ही राइट चलता हो चीज़ें। अब देखते हैं भाई, क्षेत्र हो गया एक हमारे पास। अब क्षेत्र तो हो गया, अब क्षेत्र में रहने वाले लोग भी तो होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? जनसंख्या आ गई। बिना जनसंख्या के उस खाली बंजर जमीन का हम क्या करेंगे? बंजर से मतलब लोग वहां पर नहीं होंगे तो सरकारें क्या करेंगी और किसके कौन से तत्व रहेंगे जो काम करेंगे? तो भाई पहली चीज तो हो गई कि हमारे पास कुछ जगह हो, जगह के बाद क्या हो? वहां पर रहने वाले लोग हों। अब इन रहने वाले लोगों के ऊपर भी तो कोई शासन करने के लिए होना चाहिए, ताकि अपने रहने वाली जो जनता है वहां की, उनके बारे में सही और गलत डिसीजन ले सके, गलत तो क्या सही डिसीजन ले सकें और उनके लिए जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है संप्रभुता। अगर हम जब पराधीन थे उससे पहले की बात करें तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास थीं, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। हम स्वतंत्र रूप से अपने ऊपर काम नहीं कर सकते थे, हमारे ऊपर दूसरे लोग अधिकार किए हुए थे, जो विदेशी अधिकार था हमारे ऊपर। जब हम पराधीन थे तो उस समय की सिचुएशन हमारे लिए बहुत अलग हुआ करती थी। तो राज्य के जो तथ्य हैं उसमें संप्रभुता भी आती है, ताकि बिल्कुल निडर और निर्भीक होकर वो अपने देश के लिए एक निश्चित भूभाग क्षेत्र पर अपनी जनसंख्या के ऊपर अपने अधिकार, वो जो जनता है उनके अधिकारों की बात वो कर सके। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे अब आप तिब्बत को ही ले लीजिए, तिब्बत का अगर एग्जाम्पल देखते हैं, तिब्बत के पास क्या है? ज़मीन बहुत कम है, तो चाइना का हमेशा हस्तक्षेप उस पर रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसके पास भूभाग नहीं है और अपनी चीज़ों को वो पूरा नहीं कर सकता है। तो इस तरीके की बातें हमारे सामने आ जाती हैं और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो जब तक आप संप्रभु नहीं होंगे तो क्या होगा? आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना राजनीति का, या जो आपके राज्य का स्ट्रक्चर है, पूरा डगमगाने लगता है। जैसे अगर हम अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो वहाँ पर ही कई गुटों में लंबे समय तक झगड़े चलते रहते हैं और ये चीज़ें होती रहती है। तो ये आज मुझे उम्मीद है कि मैं आपको राज्य समझा पाई होंगी कि राज्य क्या होता है, राज्य के कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, राज्य किस तरीके से काम करता है। राज्य का मतलब केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही नहीं है, राज्य का मतलब एक समस्त भौगोलिक उस प्रदेश से है जहां पर जनता रहती है, जहां पर एक हमारे पास निश्चित भौगोलिक भाग है और जहां पर सरकारें हैं और संप्रभुता वहां पर है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ उनमें अगर आपको जो भी कमी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। लाइक और शेयर वीडियो को करते चलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।